तो बच्चों आज हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे दैट इज़ गॉसेस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशंस। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बताना चाहिए कि व्हाट इज़ मेंट बाय दिस टर्म एरिया वेक्टर। ठीक है, सो अब एरिया को वेक्टर सपोज करेंगे। ठीक है, तो वेक्टर मानेंगे इसमें जब भी हम गॉसेस थ्योरम से रिलेटेड कुछ भी करते हैं। कोई भी एरिया है, जैसे मान लो एस है, ठीक है, मान लो ये कोई सरफेस है, जैसे ये टोटल सरफेस एरिया इसका एस है। ठीक है जी, कितना है एस है, तो इसका हम छोटा सा ऐसे ले लेते हैं हिस्सा एक, ये टोटल सरफेस एरिया इसका ऐसे बता दिया मैंने, और इसका मैंने छोटा सा हिस्सा यहाँ ले लिया। इस छोटे से हिस्से को बोलोगे एस का छोटा सा हिस्सा क्या होगा, डी एस। ठीक है, तो डी एस को यदि हम वेक्टर सपोज करेंगे तो मैग्नीट्यूड तो इसका वही होगा कि कितना एरिया है, डी एस है। ठीक है, तो क्वेश्चन इज वेक्टर है तो उसकी डायरेक्शन क्या है, तो डायरेक्शन हमेशा इस प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, और मान लो यूनिट वेक्टर है इस डायरेक्शन में एन कैप। ठीक है, वाली इस प्लेन सरफेस के हमेशा नॉर्मल होगी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। ठीक है, और आउटवर्ड होगी, बाहर की तरफ होगी। ठीक है, प्लेन सरफेस है तो लो इसमें तो परपेंडिकुलर होगी, लेकिन यदि मान लो आपके पास कोई क्लोज्ड सरफेस है, जैसे मान लो सिलेंडर है ये, तो इसमें आपके दो सर्कुलर कैप्स आ गए और ये वाला एरिया कर्व्ड आ गया। ठीक है, सो क्वेश्चन है कि यहाँ पे क्या होगी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, तो इसके नॉर्मल खींचना है। सर्कल के नॉर्मल क्या होगा, ये नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर, बाहर की ओर लेनी है आपने, ये अंदर की तरफ मत ले लेना, ये बोल रहा हूँ मैं, ये अंदर की तरफ नहीं होती। क्लोज्ड बॉडी है, क्लोज्ड सरफेस है, उसमें हमेशा इस पॉइंट पे क्या होगी, ऐसे बाहर को, इस पॉइंट पे क्या होगी, ऐसे बाहर को, तो बाहर की तरफ, इस पॉइंट पे क्या होगी, ऐसे नीचे की तरफ, बाहर को, अंदर की तरफ नहीं होगी। ठीक है, तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा उस सरफेस के क्या लेते हैं भाई, परपेंडिकुलर, और उस सरफेस के क्या लेते हैं, नॉर्मल, और सरफेस के नॉर्मल लेते हैं और बाहर की तरफ लेते हैं। ठीक है, सो जो आपको अभी बताया मैंने कि यदि हम एरिया वेक्टर स्मॉल एलिमेंट्री एरिया को यदि वेक्टर उस बोलेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड तो डी एस हो गया, कितना एरिया है वो है ये, एंड डायरेक्शन इसकी देगा एन कैप, और एन कैप मैंने बताया कि एन कैप की डायरेक्शन किधर है, उस प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर, और ये उस प्लेन सरफेस के नॉर्मल। ठीक है, सो ऐसे आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट है एक नई टर्म आएगी अब आपके लिए, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स, इसका सिंबल फाई होता है। ठीक है जी, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है इसको समझेंगे अभी। ठीक है, मान लो आपका ये कोई एरिया है ऐसे। ठीक है, ये एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे मान लेते हैं, ऐसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई वेक्टर बोल देते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे इस एरिया का एक छोटा सा टुकड़ा ले लो, मैंने छोटे से टुकड़े को बोला एरिया एलिमेंट, तो ये है एरिया एलिमेंट डी एस। ठीक है, तो क्वेश्चन ये जी इसके नॉर्मल खींचो आप, अंडे की शेप का ले लिया मैंने, तो इसके नॉर्मल होगी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये, तो ए हो गया आपका एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, एरिया वेक्टर इधर को चला गया मतलब डी एस वेक्टर। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में कितना एंगल है भाई, मान लो थीटा, तो इन दोनों चीज़ों का डॉट प्रोडक्ट होगा आपका ये फ्लक्स। सिंपल, ये तो होगी बात बिल्कुल सिंपल, डॉट प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। ठीक है, और डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए डॉट बी क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, तो यहाँ हो जाएगा ई डी एस कॉस थीटा, ई डी एस कॉस थीटा हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सो यदि मैं इसी डायग्राम की बात करूँ तो यहाँ पे यदि ये ई वेक्टर इधर को है और इस थीटा वाली लाइन पे इस ई वेक्टर का कौन सा कंपोनेंट होगा भाई, थीटा लाइन पे कौन सा होता है इधर को, ई कॉस थीटा, तो नॉर्मल डायरेक्शन में जो ई का कंपोनेंट आया है वो ई कॉस थीटा है। तो फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा थ्रू दिस स्मॉल एरिया, ये एलिमेंट एलिमेंट है डी एस, उसके क्रॉस इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा डी फाई इज इक्वल टू क्या, ये मैंने बोला उस डी एस वैक्टर की अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट था, ई कॉस थीटा, और वो एरिया था कितना, डी एस, इसको ऐसे लिख सकते हैं ई डी एस कॉस थीटा, ये आ गया ई वेक्टर डॉट डी एस। ठीक है, तो ये आ जाएगा,
ई वेक्टर, ये बताया मैंने आपको कि इन दो चीज़ों का डॉट प्रोडक्ट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड क्या भाई, एरिया वेक्टर का। ठीक है। और यदि हम थोड़ा सा आगे बढ़ें तो यदि क्लोज सरफेस है तो आपको टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए, तो फिर आप टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए इंटीग्रेट कर देंगे तो आपके पास फाई आ जाएगा, ऐसे इज इक्वल टू ये इंटीग्रेटेड। यदि सरफेस क्लोज है तो आपने यहाँ सर्कल लगाना है। ठीक है, ई डॉट डी एस, ये आगे देखो, ये तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू होल एरिया, सारे एरिया से कितना हो जाएगा, ये तो था छोटे से एलिमेंट्री एरिया से था, ये डी एस से ना। टोटल सरफेस एरिया मान लो एस है, तो होल सरफेस एस से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ये इंटीग्रेट। ठीक है, ई डॉट डी एस भी आ गया। सो बेसिकली ये था आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसका फिजिकल मीनिंग ये है कि कोई एरिया जो था आपका वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है कोई एरिया, तो उससे नॉर्मल डायरेक्शन में, जैसे छोटा सा एरिया एलिमेंट लिया था ना यहाँ से, और यहाँ इस तरफ हुआ, फिर इसके ऊपर नॉर्मल ये था। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब है इलेक्ट्रिक लाइंस ही हैं, ये कहाँ से आ रही हैं, पॉजिटिव चार्ज से आ रही हैं और नेगेटिव की तरफ जा रही हैं। तो कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस नॉर्मल डायरेक्शन में क्रॉस हुई उस एरिया से जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर था, तो ये है इसका फिजिकल मीनिंग। मान लो 10 इलेक्ट्रिक लाइन क्रॉस हो गई इस एरिया से, टोटल एरिया से मान लो 100 हो गई, तो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा 100। इट इज सिंपली द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू द एरिया हेल्ड इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इन नॉर्मल डायरेक्शन। उस एरिया है ना, जो एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, नॉर्मली कितनी इलेक्ट्रिक लाइन वहाँ से निकली, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एन एरिया हेल्ड इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड is simply the number of electric lines of force crossing that area normally। ठीक है जी। सो आगे चलें तो हम बात करेंगे, ये जो फ्लक्स है बेसिकली मैंने बताया ई डॉट डी एस। ठीक है जी। सो ये डी फाई था यदि, सो अब ये बताइए इसका इलेक्ट्रिक यूनिट क्या होगा एस आई में। इट इज स्केलर क्वांटिटी है फ्लक्स, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको बताइए क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स अपॉन चार्ज, एंड ये एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। ठीक है, और वैसे इसका आप डायमेंशनल फार्मूला भी निकाल सकते हैं। ठीक है जी, और आगे हम बात चलें तो मेन अब बात पे आते हैं गॉसेस थ्योरम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड, गॉसेस थ्योरम। ठीक है, किसी क्लोज्ड एरिया के इनसाइड क्यू चार्ज है, मान लो किसी एरिया ने कितना चार्ज एनक्लोज करा है क्यू, तो गॉसेस ये बोलता है, ये वाज ए जर्मन साइंटिस्ट, गॉस वाज ए जर्मन साइंटिस्ट, याद रखिए बात को। तो इसने एक थ्योरम दी, उसको बोलते हैं गॉसेस थ्योरम। क्या बोलती है कि कोई क्लोज सरफेस यदि चार्ज क्यू एनक्लोज कर रहा है, तो चार्ज है तो इलेक्ट्रिक लाइंस हैं चारों तरफ, आपको पता है पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ जाती हैं। ठीक है, तो उसने बोला कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, उसको मैंने बताया नॉर्मल डायरेक्शन में जो लाइंस गुजरती है उसको फ्लक्स बोलते हैं। तो फाई कितना आएगा यहाँ पे, तो उसने बोला कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस सिंपली इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। चार्ज कितना एनक्लोज किया था इसने, क्यू, इस एरिया ने कितना चार्ज एनक्लोज किया था, क्यू। उसने क्या बोला, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। ये अंदर कितना चार्ज इसने एनक्लोज करा है, क्यू। तो ये इसकी स्टेटमेंट। अब इसकी प्रूफ लेते हैं। प्रूफ में बड़े सिंपल सी चीज़ें हैं, ये ज़्यादा टफ नहीं है भाई, इसका प्रूफ देते हैं अब। सो मान लो आपके पास एक पॉइंट चार्ज है क्यू, ठीक है, और इससे डिस्टेंस आर पे ये है कोई पॉइंट पी। ठीक है, सो मैं इस पॉइंट पी से एक स्फीयर ड्रॉ करता हूँ, अभी ये कर दिया मैंने स्फीयर ड्रॉ। ठीक है जी, अब आपका क्वेश्चन ये उठता है कि जो स्फीयर है ये सारी डिस्टेंस है, रेडियस ही बनेगी स्फीयर की, तो यहाँ आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज की इस पॉइंट पे क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होती है। ठीक है, तो आर तो फिक्स हो गया, जितने पॉइंट्स के सरफेस पे आएंगे, यहाँ 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 जितने भी सरफेस पे आएंगे पॉइंट्स, इनके लिए आर तो फिक्स हो गया, रेडियस बन गई, वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी वहाँ फिक्स हो गई, कांस्टेंट रहेगी। सो जितने भी पॉइंट्स इस स्फीयर के सरफेस पे आएंगे उनके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी। तो ये जो मैंने इस चार्ज की सराउंडिंग में
ये जो मैंने इस चार्ज की सराउंडिंग में मैंने जो स्फीयर ड्रॉ किया, ये वाला, ये सारा, ये इस पे मैंने बताया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हर पॉइंट पे सेम रहेगी। तो इस स्फीयर को बोलते हैं गॉसियन सरफेस। ठीक है, गॉस ने अपने नाम पे इसका नाम दे दिया गॉसियन सरफेस। सो गॉसियन सरफेस आपने डिफाइन करना है सबसे पहले। तो गॉसियन सरफेस बार बार बात करूंगा मैं। अब गॉसियन सरफेस होता क्या है? इट इज ए सरफेस अराउंड ए चार्ज at every point of which electric field intensity remains constant। ई वेक्टर क्या रहेगा? वहाँ कांस्टेंट रहेगा, तुम ध्यान रखिए। ठीक है, सो ये आ गया। तो इट दिस वाज योर चार्ज क्यू, डिस्टेंस आर, और यूनिट वेक्टर ले लेते हैं इधर को आर कैप। इट इज ए यूनिट वेक्टर अलॉन्ग इंक्रीजिंग आर, ये ऐसे आगे की तरफ आर बढ़ रहा है सेंटर से। ठीक है, फिर मैंने बोला कि यहाँ पॉइंट पी था, ये इस पी से एक स्फीयर गुजारेंगे यहाँ से, ये आ गया। ठीक है, फिर यदि आपको अब काम करना है तो फिर इस पॉइंट के अराउंड यहाँ इस स्फीयर का छोटा सा एक एलिमेंट्री एरिया ले लो ds, क्योंकि अब थ्योरम लगेगी आपकी गॉस थ्योरम ना। तो उसके लिए एरिया को जो प्रूव करनी है अभी, तो उसके लिए एरिया एलिमेंट चाहिए। एरिया एलिमेंट है तो फिर एरिया वेक्टर चाहिए। तो ये है वो छोटा सा एरिया, ये ds। ठीक है, तो ds यदि मैंने छोटा सा एरिया ले लिया तो इसके ऊपर फिर एरिया वेक्टर क्या होगा? एरिया वेक्टर मैंने बताया कि क्लोज सरफेस स्फीयर, तो एरिया वेक्टर हमेशा नॉर्मल होता है और बाहर की तरफ होता है। ठीक है, और वो लाइन नॉर्मल क्या होता है? इस पॉइंट पे नॉर्मल क्या होगा? नॉर्मल वो लाइन होगी जो इस पॉइंट से गुजरे, लेकिन वो लाइन कहाँ से भी गुजरनी चाहिए? सेंटर से भी गुजरनी चाहिए। तो ये नॉर्मल नहीं हो गया। तो इस पॉइंट के ऊपर पी के ऊपर यहाँ नॉर्मल खींचना है, तो ये नॉर्मल हो गया। और ये नॉर्मल ही किसकी डायरेक्शन देगा? ds वेक्टर, एरिया वेक्टर की। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? पॉइंट पी पे आपको पता पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, ये ओ अभी सेंटर ऑफ स्फीयर है। ठीक है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से क्या होती है? हमेशा अब होती है। तो ई और ds एक ही लाइन पे आ गए, और आर वेक्टर भी उसी तरफ है। आर यूनिट वेक्टर भी, मतलब ये जो आर कैप है ये बेसिकली ई वेक्टर की डायरेक्शन दे रहा है, क्योंकि ये इसी डायरेक्शन में है, देखो। ठीक है, सो ई और ds मतलब एक ही लाइन पे चलेंगे दोनों। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट पी पे यहाँ +1 रखेंगे तो इधर ही जाएगा। तो ये वो ई वेक्टर इसकी सोर्स चार्ज है ये। ठीक है, सो अब ds मैंने बताया कि एरिया एलिमेंट है, इस स्फीयर का छोटा सा टुकड़ा है, स्फीयर के सरफेस एरिया का छोटा सा टुकड़ा, उसको ds बोलेंगे। वेक्टर लगा दिया तो एरिया वेक्टर बन गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट के ऊपर क्या बताई मैंने? सेम रहती है। तो जब जब ई है ds है तो फिर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पे क्या होगी? इस चार्ज की डिस्टेंस पता होनी चाहिए कितनी होगी। फिर E इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यूब अपॉन बट वही r²। और डायरेक्शन कौन दे रहा है इसकी? आर कैप। ठीक है, सो अब इसका प्रूफ देखो आप कि आपका जो फ्लक्स है, फ्लक्स मैंने बताया E.ds, ये 5 बोला मैंने उसको, तो क्या हो जाएगा? ई की वैल्यू पुट कर दो तो ये बन गया हाफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू क्लोज सरफेस। ये आ गया 5 इज इक्वल टू ये सरफेस क्लोज्ड है ना, तो मैंने ऐसे बताया था टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस ये हो जाएगा। अब यहाँ ई की वैल्यू हम भर देते हैं। तो ई की वैल्यू है 1/4πε0 क्यू अपॉन r²। और आर कैप है, इसकी डायरेक्शन दे रहा है, और साथ में ds वेक्टर भी है। ठीक है, अब ये बताओ आर कैप और ds तो एक ही डायरेक्शन में थे डायग्राम में, एक ही डायरेक्शन में। तो कितना आ गया? 1/4πε0 को बाहर ले लो। ठीक है, तो क्यू अपॉन वट r²। और ये बन गया अभी A.B क्या होता है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए भी कॉस थीटा। पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो गया, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, इंटू ds कॉस थीटा। थीटा यहाँ क्या है? आर कैप, और ds वेक्टर में एंगल क्या है? 0। ठीक है, तो ये 0 आ गया। सो यहाँ से कॉस 0 1 होता है, तो बेसिकली यहाँ ds से बचा। ठीक है, और यहाँ पे ये भी था। ठीक है,
सो ये चीज़ सारी आप बाहर ले आएंगे ये, और डी एस के ऊपर फिर ये लग जाएगा ये वाला। तो क्यू कितना आया है देखो, अब ये आ गया आपका फाई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस हो जाएगा, हाँ, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और ये डी एस। तो जब ये सफ़ियर की बात की थी मैंने, छोटा सा एलिमेंट्री एरिया लिया था ना डी एस, तो ऐसे छोटे छोटे लेते जाएंगे तो फिर इन सभी को सम अप करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, फिर थोड़ी देर के बाद ये क्या बन जाएगा, ये पूरा सफ़ियर ही बन जाएगा। तो इसका मतलब ये टोटल सरफेस एरिया किसका बन जाएगा, सफ़ियर का। तो सफ़ियर का रेडियस यदि आर है तो फिर उसका सरफेस एरिया कितना होता है, 4 पाई r², तो ये बन जाएगा ये। तो अब इसकी जगह 4 पाई r² भर दो यहाँ, तो ये बन गया 4 पाई r²। जब मैं यहाँ लिखूँगा तो r² से r² कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, और फाई क्या बचेगा देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस, हाँ ये बचा देखो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, 1/एप्सिलॉन नॉट लग लिख दो और क्यू लग लिख दो, हो गया, ठीक है। सो कोई भी क्लोज सरफेस के इनसाइड यदि चार्ज क्यू एनक्लोज्ड है तो कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स वहाँ से, कितनी इलेक्ट्रिक लाइन जो वहाँ से नॉर्मल डायरेक्शन में निकल रही हैं, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिंपली याद रखिए क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और ये फाई जो है बेसिकली, ये जो हमने कैलकुलेट किया फाई, वो बेसिकली आपके दिमाग में रहेगा कि वो ई डॉट डी एस है, इसी को मैं फाई बोल रहा हूँ, ई डॉट डी एस, ठीक है। सो ये आ गया आपका प्रूफ गॉसेस थ्योरम का। अब आप प्रूव करेंगे कि गॉसेस थ्योरम को यूज़ करके आप कूलम्स लॉ को रिड्यूस करेंगे वहाँ से, ठीक है। कूलम्स लॉ को कैसे रिड्यूस करेंगे, कुछ नहीं करना है आपने, देखो सिंपल है, वही क्यू चार्ज डिस्टेंस आर, ठीक है। बाकी डायग्राम सारा सेम रहेगा जो पहले बनाया, फ़र्क सिर्फ इतना पड़ेगा कि पॉइंट पी पे आपने एक टेस्ट चार्ज रखना है यहाँ एडिशनल, बस। ई और डी एस मैंने क्या बताए थे, एक ही डायरेक्शन में थे ऐसे, ठीक है। और ये क्या बताया था मैंने, गॉसियन सरफेस, ठीक है, पॉइंट ओ पे था, ठीक है जी। सो यहाँ पे सिर्फ आपने यहाँ एडिशनल आपने यहाँ क्यू रख देना है पॉइंट पी पे, क्या रख देना, क्यू, बस। सो अब आप डिड्यूस करने लगे, क्या आप डिड्यूस करने जा रहे हैं कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉसियस थ्योरम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टेट एंड प्रूव गॉसियस थ्योरम हो गया, डिड्यूस करेंगे कूलम्स लॉ को, ओके। सो कूलम्स लॉ को रिड्यूस करने के लिए मैंने बोला कि आपने बिल्कुल काम वैसे करना है, लेकिन आपने बाय यूजिंग गॉसियस थ्योरम करना है। तो गॉसियस थ्योरम की आपको स्टेटमेंट पता होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, ई डॉट डी एस क्या होता है, बोलो अब, क्यू अपॉन क्या बताया मैंने, 1/एप्सिलॉन नॉट, या क्यू अपॉन क्या बताया मैंने, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। गॉसियस थ्योरम का प्रूफ देने के लिए हमने इस ई की वैल्यू को पुट किया था वहाँ पे, वैल्यू ऑफ ई आपको पता थी, इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे, वो डायरेक्ट पुट करी। यहाँ ये वैल्यू निकाल के बतानी है आपने, बस इतना सा फर्क है, निकालनी है लेकिन बाय यूजिंग दिस थ्योरम, गॉसियस थ्योरम, समझे बात। सो यहाँ से यदि मैं इसको निकालना शुरू करूँ तो बन जाएगा ई डॉट डी एस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बाय यूजिंग गॉसियस थ्योरम करना है, तो गॉसियस थ्योरम की लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लिख दी मैंने, ठीक है। अब ई और डी एस में डायग्राम में एंगल क्या था, सिंपल दे, एक ही लाइन पे थे दोनों, सो ये बन गया cos 0, ये कांस्टेंट है, हर पॉइंट पे गॉसियन सरफेस पे बाहर आ जाएगा, तो दोनों में एंगल 0 है, वेक्टर हट गया, अब एक cos आ गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब मैंने बताया कि होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तो बन गया ई इंटू cos 0 1 हो गया, 4 पाई r² इज इक्वल टू ये क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से ई निकाल दो, तो ये जो आपको पता है वही आ जाएगा, इज इक्वल टू वही जो आपको पता है, लेकिन गॉसियस थ्योरम यूज करके निकाला, ये देखो, ठीक है। तो अब मैं डायग्राम ये थी आपकी ऐसे, यहाँ आपने एक टेस्ट चार्ज रख देना है, आपने ये सेंटर पे क्यू था, यहाँ आपने क्यू नॉट रख देना है। तो क्यू नॉट को जो झटका लगेगा वो कहाँ लगेगा, यहाँ रख दिया क्यू नॉट पॉइंट पी पे, ठीक है, क्यू यहाँ था ओ पे। सो पॉइंट पी पे जो चार्ज रखा उसको इस तरफ लगना है, फोर्स कितना लगना है, क्यू नॉट ई जो है यहाँ वो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो अभी निकाली हमने, उसकी वैल्यू पुट कर दो, इसकी वैल्यू पुट करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हाँ, क्यू अपॉन r², ये और क्यू नॉट भी है यहाँ देखो, ये क्यू नॉट भी लिखना पड़ेगा, ये देखो कूलम्स लॉ आ गया। तो बाय यूजिंग गॉसियस थ्योरम हमने कौन सा लॉ निकाल दिया, कूलम्स लॉ को हमने रिड्यूस कर दिया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम, ओके।
सो अब सिर्फ इसमें ये क्या कि जब कूलम्स लॉ को रिड्यूस करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है बाय यूजिंग कॉजीज थ्योरम, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को यहाँ पुट कर देना है और आपके पास अपने आप कूलम्स लॉ आ जाएगा। कूलम्स लॉ सिंपली फोर्स ऑन दिस चार्ज ड्यू टू दिस चार्ज। ठीक है। सो नेक्स्ट आता है आपके पास कि एप्लीकेशन है इसकी, बड़ी सिंपल सी बात है, देखना बड़े ध्यान से सुनना, बड़ी सिंपल सी चीज़ें हैं इसमें, ज़्यादा टफ नहीं है काम कि ठीक है। एक लाइन के ऊपर चार्ज है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज। इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज का मतलब है एक ऐसी लाइन है जिसके ऊपर चार्ज की यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है और उसकी लेंथ इनफाइनाइट है। ठीक है जी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज बाय यूजिंग कॉचीज थ्योरम। ठीक है जी। सो ये देखो, ये आ गई, ये है लाइन, पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मान लो क्यू है। ठीक है। तो मुझे कौन इसकी लाइन लंबाई वो ज़्यादा है, भी ऐसे ऐसे करते हैं मेरे को, तो गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा। तो आप बताइए मेरे को कि गॉसियन सरफेस कैसा होगा, एक लाइन के चारों ओर ये जो लाइन है वो सिलेंडर की एक्सिस बन जाएगी भैया, देखो तो ये बन गया गॉसियन सरफेस। क्योंकि आप सोचो ज़रा, ये सारे पॉइंट्स यहाँ यहाँ होंगे, यहाँ होंगे, सारे बराबर डिस्टेंस में होंगे इस चार्ज से, तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम, यहाँ भी सेम, यहाँ नीचे को भी सेम, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है। तो इसका मतलब एक लाइन चार्ज के सराउंडिंग में जो गॉसियन सरफेस होता है वो कैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है, सिलेंड्रिकल। ठीक है जी। तो ये सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस होगा इसके चारों। सो अब आपको यहाँ 3 सरफेस होते हैं सिलेंडर के। ठीक है जी। इसको 1 बोल देते हैं। ठीक है, इसको 1 बोल देते हैं। ये 1 आ गया, ये सर्कुलर कैप दिख रही है सारी, ये 1 आ गया। ये 2 आ गया, एक नीचे भी सर्कल होगा, ये साइड को भी सर्कल होगा, राइट साइड को। और ये जो आपका कर्व दिख रहा है सारा, ये तीसरा सरफेस हो गया। तो इन केस गॉसियन सरफेस इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ठीक है, ये तीसरा आ गया इधर। अब गॉसियन थ्योरम लगानी है तो आपको एरिया एलिमेंट तो लेना पड़ेगा, पहले सरफेस पे चलते हैं, ले लिया वो अंडा सा है एरिया एलिमेंट, ये देखो। अब मेरे को मैंने बताया था कि यहाँ पे जो यहाँ पे जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो क्लोज्ड सरफेस है सिलेंडर, तो ऐसे होगी, बाहर की ओर, परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस एंड आउटवर्ड, देखो बाहर की ओर। तो दिस इज डी एस वेक्टर। और ये चार्ज यहाँ ये लाइन आगे तक बढ़ रही है ऐसे, इधर लाइन बड़ी आगे तक है, इनफाइनाइट लेंथ है इसकी। ठीक है। सो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी इसकी, यहाँ चार्ज रखा है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव यहाँ रखेंगे तो इधर को जाएगा भाई, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन पता करने मैंने बताया था, यहाँ +1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे इस पॉइंट पे, तो वो इधर ही जाएगा, इधर ही। ठीक है। तो ई और डी एस वेक्टर में यहाँ एंगल 90 डिग्री हो गया। यहाँ भी वैसे ले लेंगे छोटा सा एरिया एलिमेंट ऐसे, यहाँ एरिया वेक्टर की डायरेक्शन फिर बाहर की ओर, परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस एंड बाहर की ओर, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी यहाँ ऊपर की तरफ होगी, तो एंगल यहाँ की तरफ बन गया 90 डिग्री। तीसरे सरफेस में छोटा सा एरिया एलिमेंट ले लेंगे, यहाँ पे ले लिया, ये छोटा सा एरिया एलिमेंट डी एस, ये भी। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि एरिया वेक्टर इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर इधर कोई होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पे इधर कोई होगी। तो आपने देखा कि यहाँ पे एरिया वेक्टर और ई वेक्टर एक ही डायरेक्शन में आ गए, देखो ई वेक्टर और एरिया वेक्टर एक डायरेक्शन में आ गए। कौन से सरफेस के लिए, इस थर्ड सरफेस के लिए जो कर्व्ड सरफेस है सिलेंडर का। ठीक है। तो ई और डी एस में एंगल यहाँ क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, और यहाँ 90 हो जाएगा, है ना। और फ्लक्स क्या बताया था मैंने, ई डी एस कॉस 90 कॉस थीटा थीटा, इन दोनों सरफेसेस के लिए, इसके लिए और इसके लिए 90 हो जाएगा। कॉस 90 0 होता है, तो कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं गुजरेगा 1 और 2 सरफेस से। किससे गुजरेगा, सिर्फ 3 से। आप ऐसे देख लो कि जो इलेक्ट्रिक लाइन चलेंगी यहाँ से, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक लाइन पासिंग नॉर्मली थ्रू दी एरिया, तो यहाँ से पॉजिटिव से पे चलती हैं लाइन, तो ऐसे ऐसे जाएंगी, समझ रहे हैं बात मेरी। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस से गुजरा, सिर्फ 3 से गुजरेगा। ठीक है। सो तो यहाँ पे आपने अब थ्योरम लगा देनी। ठीक है। सो सारा कुछ लिख दिया, डी एस एरिया एलिमेंट है, डी एस वेक्टर जो है वो एरिया वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गॉसियन सरफेस के पॉइंट के ऊपर ई वेक्टर है, ये सारा कुछ लिख देना आपने। ई क्या है,
ठीक है। और फिर हमने लिख देना कि डी एस एक स्मॉल एलिमेंट्री एरिया है और डी एस वेक्टर एरिया वेक्टर है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट के ऊपर सेम है और यहाँ गॉसियन सरफेस जो है वो कैसा है, सिलिंड्रिकल। ये जो लिखना आपने लिख दिया सारा कुछ मान लो। अब लगाएंगे गॉसियस थ्योरम। सो अकॉर्डिंग टू गॉसियस थ्योरम ये देखो ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्या होता है, कितना चार्ज एनक्लोज्ड है, चार्ज क्यू लाइन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था क्यू। अब मैंने बोला क्लोज सरफेस कितने हिस्सों में डिवाइडेड है, यहाँ 3 में, तो इसके 3 टुकड़े कर देंगे यहाँ से ई डॉट डी एस। अब आपने सर्कल नहीं लगाना है, ये क्लोज के 3 हिस्से हैं, पहला और फिर दूसरा बताया था मैंने नंबर 2 और फिर मैंने बताया था तीसरा ये ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये लगा दिया। इन दो सरफेस के लिए क्या बना था cos 90, तो ये तो ख़त्म हो गए, cos 90 जीरो होता है, तो फ्लक्स सिर्फ तीसरे वाले सरफेस से गुजरेगा क्योंकि यहाँ एंगल ये और डी एस में बना था जीरो। तो लिख देते हैं ई डी एस, ई मैंने बाहर ले लिया, हर गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट के ऊपर ई सेम होता है तो कॉन्स्टेंट हो गया, बाहर आ गया। cos जीरो क्या हो जाएगा, यहाँ cos जीरो लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और उस उधर क्या बचा, राइट हैंड साइड गॉसियन थ्योरम की क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये बचा cos जीरो 1 हो गया ना, तो cos जीरो जब 1 हो गया तो फिर यहाँ ए बचा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये सिलेंडर था ना आपका, ऐसे फ्लक्स इस थर्ड पार्ट से गुजरा था कर्व्ड से, यहाँ तो जीरो था फ्लक्स, यहाँ भी जीरो हो गया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का, मान लो इस लाइन की लेंथ एल है या वहाँ एच बोलते थे, तो सी एस से ऑफ सिलेंडर बकर पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का कितना होता था 2 पाई आर एच। एच की जगह यहाँ एल लिख देंगे, तो ये बन गया ई इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि ये जो हमने लिखा था ना यहाँ से ये बनेगा सी एस से ऑफ सिलेंडर, वो कितना होता है 2 पाई आर एल। ठीक है, तो यहाँ से आप ई निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ई इंटू 2 पाई आर एल। मैंने बताया था कि जब चार्ज एक लाइन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होता है ना तो उसमें एक लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है लैम्डा, वो होती है क्यू बटे कितनी लेंथ पे चार्ज है एल, इस लैम्डा को और लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो क्यू निकालो यहाँ से, क्यू हो गया यहाँ से लैम्डा एल, तो इस क्यू की जगह आपने यहाँ लैम्डा एल लिखना है। ठीक है जी, सो यहाँ से अब तो यहाँ मैंने लैम्डा एल लिख दिया, लगा पता कहाँ से आया, लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी है। ठीक है जी, सो यहाँ से आपका ये देखो लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एल एल गेट कैंसिल, जब आपके पास ई जो है यहाँ से ये आ गया लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये आती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज। और आप यहाँ देख रहे हैं कि आर कहाँ आ रहा है नीचे, तो ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आया, आर आ गया। ठीक है, तो यदि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है तो फिर यदि मैं ई और आर में ग्राफ बनाऊंगा तो आर के बढ़ाने से ई कम होगा, आर जैसे जैसे बढ़ेगा इधर को ई कम होता जाएगा, तो ग्राफ ऐसे आ जाएगा ये। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का ग्राफ ऐसे होता है भाई, क्योंकि आर बढ़ाएंगे तो ई कम होता जा रहा है, देखो आर बढ़ा रहे हैं ई कम होता जा रहा है, की वैल्यू कम हो रही है, देखो कम हो रही है। ठीक है, सो उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है कि गॉसियस थ्योरम यूज़ करके अब आपका जो चार्ज है वो शीट के ऊपर चला गया। इनफाइनाइट प्लेन शीट है भाई, कैसी शीट है, इनफाइनाइट वर्ड का यह मतलब है कि उसकी लंबाई चौड़ाई बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ही वाइड स्प्रेड है उसका। ठीक है, इनफाइनाइट प्लेन शीट है, उसके ऊपर चार्ज है भाई, चार्ज मान लो क्यू है, तो इसकी वजह से गॉसियस थ्योरम करके आपने बाय यूजिंग गॉसियस थ्योरम आपने क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। शुरू करते हैं, वेरी सिंपल है ये भी। तो मान लो आपके पास ये है वो शीट, तो इसमें भी गॉसियन सरफेस सिलिंड्रिकली होगा, मैं पहले बना देता हूँ। ये देखो, तो ये आपकी शीट है, वो डॉटेड बनाएंगे बिकॉज इनफाइनाइट एक्सटेंशन है इसका।
ठीक है। आप इसको डॉटेड बनाएंगे, मैं यहाँ सॉलिड कर देता हूँ। तो ये आ गया देखो, ठीक है जी। तो इसके ऊपर चार्ज क्यू मान लो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। सो कितना है, क्यू ले लेते हैं। क्यू चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन दिस इनफाइनाइट प्लेन शीट। इनफाइनाइट है ये, एक्सटेंशन बहुत ज़्यादा है इसकी, इधर 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 इधर, ठीक है। लंबाई चौड़ाई इसकी बहुत ही ज़्यादा है, ऐसे मानेंगे। तो अब आप ध्यान से सुनेंगे कि यहाँ हमने इसको क्या बोला था, सिलेंड्रिकल सरफेस है, गॉसियन सरफेस यहाँ भी, दिस इज गॉसियन सरफेस। इस केस में भी ये सिलेंड्रिकल शेप का होता है, ठीक है। यहाँ इसको वन सरफेस बोला था, इसको क्या बोला था, टू, और इसको यहाँ थोड़ा सा एरिया लेंगे, यहाँ भी इसको हमने थ्री बोला था। ये वाला जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, जो कर्व्ड सरफेस है सिलेंडर का, ओके। तो शुरू करते हैं। फिर आपको पता है यहाँ पे एक छोटा सा लेना पड़ेगा आपको एलिमेंट्री एरिया ds, ठीक है। ये ले लिया, यहाँ पे ये बराबर लेना है, यहाँ पे भी ऐसे ले लिया और यहाँ पे भी ऐसे ले लिया। अब शीट रखी हुई है ऐसे, मतलब सिलेंडर बीच में से निकल रहा है, इसका ऐसे समझ लो। तो पॉजिटिव चार्ज मैं यहाँ रखूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी इधर ही होगी, पॉजिटिव +1 यहाँ रखूँगा तो इधर ही जाएगा भाई, और एरिया वेक्टर भी इधर ही होता है। तो इसमें उल्ट हो गया पिछले वाले से, लाइन चार्ज में ये देखो एक ही दिशा में चले गए दोनों। यहाँ भी वैसे होगा, एरिया वेक्टर बाहर की तरफ होता है। ये शीट है आपकी, शीट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ +1 चार्ज रखूँगा तो वो इधर ही जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी लेफ्ट साइड को होगी इसमें भी। तो ई वेक्टर और ds यहाँ भी सेम ही लाइन पे चले गए। तो दिस इज ds वेक्टर और ये ई वेक्टर, ठीक है। एंड बट अबाउट दिस एरिया वेक्टर, तो इसमें हमेशा ऊपर को होता है, ds वेक्टर तो ऊपर को ही होगा, परपेंडिकुलर टू सरफेस एंड आउटवर्ड, है ना। तो ये ds वेक्टर इधर चला गया। एंड कौन बताएगा कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कहाँ होगी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इधर ही होगी, जैसे ये है तो इधर। तो इसमें तीसरे वाले जो कर्व्ड सरफेस सिलेंडर का, वहाँ एंगल क्या बना 90, और मैंने बताया कि cos 90 क्या होता है 0। तो इससे फ्लक्स नहीं गुजरेगा, फ्लक्स इधर ही जाएगा पॉजिटिव चार्ज की वजह से, जाएंगी लाइन्स भाई, ऐसे जाएंगी लाइन्स। ये देखो ये ऐसे इलेक्ट्रिक लाइन्स ये होती हैं फ्लक्स, नॉर्मली जो गुजरती हैं इलेक्ट्रिक लाइन्स। तो यहाँ तो सवाल नहीं उठता कि इलेक्ट्रिक लाइन इधर को भी जाएँ, नो। तो नो इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल पास थ्रू सरफेस कर्व्ड सरफेस 3। लगाइए अब ds और e पता है तो फिर आप गॉसियन थ्योरम लगा सकते हैं। व्हाट इज दैट, ये देखो ds इज इक्वल टू q/ε0। अब ये 3 हिस्सों में बांट दो इसको ऐसे, q/ε0, पहला आ गया, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया। E.ds लिखते जाओ, प्लस E.ds प्लस E.ds। सो तीसरे वाले सरफेस के लिए मैंने एंगल बताया था आपको 90 डिग्री, तो इसका कंट्रीब्यूशन ही आएगा अब, क्योंकि ds cos 90 क्या हो जाता है 0। और ये जो आपके दो पहला और दूसरा था, ये सर्कुलर कैप्स थी सिलेंडर की, ये वाली ये पहली थी और ये इधर क्या थी दूसरी। इसका सरफेस एरिया यदि मैं s मान लेता हूँ तो इसका भी कितना होगा, टोटल s ही होगा इसका भी। तो इसको पढ़ेंगे ds cos 0, इसको भी ds cos 0, तो कितना आ जाएगा देखो, ये आ गया ds cos 0 क्या होता है 1, वैसे अगला आ जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टेंट है, बाहर ले आया, वैसे अगले का आ जाएगा cos 0 1 आ गया और आ गई ये, ठीक है जी। अब आप देखो यहाँ पे मैंने बताया ये टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, सर्कुलर कैप का मैं s मान लेता हूँ उसको, तो दूसरी कैप भी तो सेम ही है, ये इसका s है टोटल, तो इधर वाली का भी s ही मान लो कि इस उधर होगा इसका भी s ही, सिलेंडर तभी होगा फिर ना। तो टोटल सरफेस एरिया इसका यदि s है तो इसका भी s ही होगा, तो फिर s लिख देना आपने दोनों तरफ, ये इधर भी s ही हो जाएगा। अब मैंने आपको बताया था कि जब सरफेस के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया होता है तो देयर इज अ टर्म कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, q/, क्या होती है वो, कितने एरिया पे चार्ज है, q/s, ठीक है। सो q इज इक्वल टू यहाँ से सिग्मा s आ जाएगा, ठीक है। तो q इज इक्वल टू सिग्मा s लिख देंगे हम यहाँ से,
तो यहाँ लिख देंगे सिग्मा एस इस क्यू की जगह, सिग्मा एस बटे एप्सिलॉन नॉट। तो बन गया 2E बचेगा इधर, एस एस कैंसिल हो जाएगा, एस कॉमन आएगा इधर, कैंसिल हो जाएगा इधर, क्या बचेगा अब 2E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और फिर यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आएगी। तो ये आएगी प्लेन शीट की वजह से। फिर सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ शीट। ठीक है, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और इसमें आप खास बात देखें कि ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस आ रहा है यदि शीट से, तो वहाँ ऑब्जर्वेशन पॉइंट की डिस्टेंस आ नहीं रही है, आर के इंडिपेंडेंट है। यदि आर के इंडिपेंडेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट, कितने दूर है वो शीट से, डिस्टेंस इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो शीट इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट शीट है चार्ज की, बहुत लंबी है वो, तो उसकी चौड़ाई और लंबाई बहुत ज़्यादा है। सो इसमें ई आपने देखा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है, सिग्मा। ठीक है, तो यदि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को लूँ, सिग्मा इधर को लूँ, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी है, फिक्स वैल्यू है, तो ग्राफ ऐसे आ जाएगा। और ये ग्राफ फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो ऐसे आ जाएगा। ठीक है, सिग्मा बढ़ेगा तो ई भी बढ़ेगा, देखो सिग्मा बढ़ा रहे हैं, ये बढ़ गया, देखो और बढ़ा हुआ है, देखो ई भी बढ़ रहा है, देखो तो ग्राफ ऐसे आ सकता है, ऐसे आ जाएगा। ठीक है जी। सो आगे चलें, और थोड़ा सा और आगे जो आर्टिकल है वो बड़ा सिंपल है, उसमें आपने कुछ नहीं करना है कि जो हमने पीछे कूलम्स लॉ रिड्यूस किया, कॉजेस थ्योरम आपने निकाली, बस बिल्कुल वैसे करना है। देखो, तो ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी ड्यू टू चार्ज्ड हॉलो स्फेरिकल, चार्ज स्फेरिकल शेल, चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। ठीक है, चार्ज हुई तो कंडक्टिंग हुई, फिर चार्ज कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल, इसको हॉलोस्फीयर भी बोलते हैं। इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन 3 नंबर में आता है। इसमें देखो है ही कुछ नहीं, इसमें सिंपल है। सपोज करिए आपके पास ये शेल है, इसके ऊपर चार्ज शेल में जो कंडक्टर है, इसके ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, और कितना है, क्यू है। ठीक है, इसका रेडियस बड़ा आर है, कैपिटल आर। ठीक है जी, तो ये सेंटर है इसका, बाहर कोई पॉइंट है पी, ये है पॉइंट पी, सेंटर से मान लो डिस्टेंस छोटा आर है, स्मॉल आर। ठीक है, तो आउटसाइड पॉइंट के लिए ये शेल तभी बिहेव करेगी जब मैं ये जो चार्ज सरफेस पे होता है, इसके अंदर नहीं होता, कंडक्टिंग है ना, कंडक्टर में अंदर नहीं होता चार्ज, तो मुझे पॉइंट पी के लिए मानना पड़ेगा कि चार्ज सारा का सारा सेंटर पे है। ठीक है, तो ये लिख दिया मैंने। अब ये चार्ज यहाँ है, पॉइंट पी है, तो ओ को सेंटर मानते हुए यहाँ से एक मैंने गॉसियन सरफेस खींच देना है, क्योंकि गॉसियन थ्योरम लगानी है भाई, यूजिंग गॉसियन थ्योरम निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड पॉइंट के लिए, फिर सरफेस वाले पॉइंट के लिए निकालेंगे, फिर अंदर चले जाएंगे, 3 पॉइंटों के लिए काम करना है। तो आंसर बिल्कुल सिंपल है, देखिए पी, तो पी पे मैंने एक छोटा सा एलिमेंट्री एरिया ले लिया यहाँ पे, ये, और एरिया वेक्टर आपको पता इधर ही जाएगा, डी एस वेक्टर। और यदि मैं यहाँ पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखूँगा तो इसकी वजह से इधर ही जाएगा, तो ई और डी एस एक ही डायरेक्शन में होगा इसमें। ठीक है, फिर गॉसियन थ्योरम लगा दो। तो गॉसियन थ्योरम, तो ये जो मैंने ड्रॉ किया स्फीयर, ये है गॉसियन सरफेस, क्या है ये, गॉसियन सरफेस, स्फेरिकल शेप का होता है, इसके सराउंडिंग में जो होगा ये शैल, ये आपकी ये गॉसियन सरफेस है ये। ठीक है जी, ये वाला। तो अब गॉसियन थ्योरम लगा दो, इन दोनों में एंगल कितना आ गया, 0। तो 1 टू गॉसियन थ्योरम, ये देखो ई डॉट, ई जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है एट एवरी पॉइंट ऑन गॉसियन सरफेस, डी एस जो अब तुम्हें बताया पहले मैंने, एरिया वेक्टर है। सो ये क्यू अपॉन क्या होता है, गॉसियन थ्योरम से एप्सिलॉन नॉट। फिर मैंने बोला कि इन दोनों में एंगल 0 है, तो ई बाहर आ जाएगा, अभी को जो कांस्टेंट है हर पॉइंट के ऊपर सेम है, और ये डी एस आ जाएगा इधर, कॉस 0 1 हो गया। ठीक है, तो क्या बचा बोलो, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आप बताओ कि ये टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा स्फीयर का, बार बार बात कर रहे हैं, और स्फीयर की रेडियस कितनी है, गॉसियन सरफेस की रेडियस लेनी है, गॉसियन सरफेस की स्मॉल आर है, तो ये बन गया क्यू अपॉन कितना आ गया है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये देखो, तो यहाँ से ई वही आ गया जो तुम्हें पता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कितना आ जाएगा, क्यू अपॉन वट, आर स्क्वायर। ये ठीक है, दिस इज वेरी सिंपल।
आउटसाइड पॉइंट के लिए आपके पास जो ई है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, आर स्क्वायर। ठीक है, यदि यही पॉइंट आपका ऐसे था ना, ये थी शेल आपकी और ये था आपका गॉसियन सरफेस, सेंटर ये था क्यू, यहाँ बोला था मैंने। ठीक है, यदि यही पॉइंट आपका पी यहाँ आ जाए सरफेस पे, तो ये जो डिस्टेंस आर थी, स्मॉल आर, ये इसके बराबर हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक रेडियस है ये शेल का, तो स्मॉल आर किसके बराबर हो जाएगा, सरफेस वाले पॉइंट के लिए आर के बराबर हो जाएगा रेडियस। तो फिर फॉर्मूला क्या आएगा, तो सरफेस वाला पॉइंट नंबर 2 फॉर सरफेस पॉइंट ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की बटे आर स्क्वायर। ठीक है, और मैंने बताया कि इस शेल का सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट है ना चार्ज, तो इसका सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी वो क्या होती है, क्यू अपॉन एरिया। एरिया कितना होता है इसका, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर। तो क्यू यहाँ से हो जाएगा सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ भर दो। ठीक है, सो यदि मैं यहाँ पे सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर भर दूंगा तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नीचे क्या था, आर स्क्वायर था। ठीक है, कैपिटल आर स्क्वायर था ऐसे, और मैंने बोला क्यू की जगह क्या भरना है, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये कट गया, ये भी कट गया, तो ई आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सरफेस वाले पॉइंट के लिए। अब चलते हैं अंदर। तो अंदर वाला पॉइंट जो है आपका, ये देखो, ये आपकी शेल थी, थोड़ी बड़ी बना देता हूँ मैं अब। ये इसके ऊपर चार्ज था, सरफेस पे होता है, अंदर तो कुछ नहीं होगा। अंदर जब अंदर अब ये पॉइंट यहाँ पहुँच गया, देखो यहाँ ये पॉइंट यहाँ आ गया, तो ये आपका सेंटर है। तो फिर आपको गॉसियन सरफेस यहाँ ड्रॉ करना पड़ेगा ऐसे, फिर आपको यहाँ छोटा सा लेना पड़ेगा एरिया एलिमेंट, और ई और डी एस फिर एक डायरेक्शन में चले जाएंगे। तो ये डायग्राम बन गया, और ऑब्जर्वेशन पॉइंट अब यहाँ चला गया, तो छोटा आर डिस्टेंस है, और आपकी शेल तो वैसे ही है, इसका रेडियस बड़ा आर है। ठीक हो गया। अब क्योंकि गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज है नहीं, चार्ज तो भाई बाहर होता है, चार्ज तो बाहर है। देखो इस कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर नहीं होता चार्ज। तो फिर ई डॉट डी एस गॉसियन थ्योरम लगा के देख लेते हैं कितना आता है। ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फिर आपको बताइए ई इंटू कितना आ जाएगा, डी एस कॉस जीरो हो जाएगा, कॉस जीरो, फिर ए डी एस बन जाएगा। डी एस को क्या लिखेंगे, छोटे छोटे डी एस उठ के क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। बट देर इज नो चार्ज साइड दी गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस एनक्लोज नो चार्ज, बिकॉज कंडक्टर के अंदर चार्ज होता है नहीं, सरफेस पे होता है। तो ये सारा वेक्टर क्या हो गया, 0 जीरो हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या आ गई, 0। तो ये था आपका थर्ड पॉइंट और इनसाइड पॉइंट। ठीक है, तो यदि आप इसका ग्राफ भी बनाना है, तो ये शेल था ना आपका ऐसे, ये इसका सेंटर था, ये रेडियस थी। ठीक है, तो यदि मैं ग्राफ बनाऊँ इसका ऐसे, सेंटर ले लूँ यहाँ पे, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ले लूँ, इधर को डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ले लूँ, तो फिर ग्राफ कैसे आएगा, ये क्वेश्चन। अब बाहर वाले पॉइंट के लिए तो मैंने बताया था आपको कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती नहीं, 0 होती है। तो यहाँ तक आते आते, ध्यान से सुनेंगे, यहाँ तक आते आते ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ये 0 होगी। तो ये चलेगा ग्राफ ऐसे, ये। ठीक है, जैसे आप यहाँ पहुँच गए, तो आप कहाँ पहुँच गए, सरफेस पे। सरफेस पे मैंने बताया वो मैक्सिमम हो जाती है, बिकॉज सरफेस में मैंने लिखा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन बट आर स्क्वायर, और बाहर वाले के लिए यहाँ छोटा आर स्क्वायर हो जाएगा, ये बताया था ना। तो यहाँ पे मैक्सिमम है, फिर ये मैक्सिमम होगी, देखो ये मान लो मैक्सिमम वैल्यू ये है इसकी। तो एक ग्राफ ऐसे चला है, अंदर वाले पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, 0 जा रहा है, देखो। उसके बाद मैक्सिमम हो गई ये है ई मैक्सिमम, यहाँ ये ई मैक्सिमम, और ये है वही मैक्सिमम, ये डिस्टेंस आर के लिए देखो आ रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद फिर मैंने बोला बाहर वाले पॉइंट के लिए यहाँ छोटे आर की जगह कैपिटल आर की जगह स्मॉल आर हो जाएगा। तो ये आ गया देखो आंसर, बस रिपोर्शन टू आर स्क्वायर। और इसका ग्राफ मैंने आपको बताया है कि कैसे आएगा, फिर कैसे आएगा, समझे। तो बाहर जो वेरिएशन है वो बेसिकली ये है,
डिस्टेंस आपकी सेंटर से आगे को जा रही है ना, देखो तो डिस्टेंस बढ़ेगी। ये देखो आर स्क्वायर है ना, यहाँ डिस्टेंस बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, देखो कम हो रही है, देखो अगर बता। तो ऐसे इसका ग्राफ आ जाएगा जी, आप ग्राफ बनाना चाहिए, ठीक है। और लास्ट इसमें आर्टिकल है कि यदि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी बाय यूजिंग गॉसियस थ्योरम फॉर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। नॉन कंडक्टिंग, पिछले वाला कंडक्टिंग था, ये नॉन कंडक्टिंग है। नॉन कंडक्टिंग मीन्स इसमें वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा। सॉलिड स्फीयर का केस है, पिछला हॉलो स्फीयर था, ये क्या है, सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर में क्या होगा, फिर बताया मैंने, हर जगह चार्ज होगा, अंदर भी होगा। शेल में क्या था, चार्ज सिर्फ कहाँ था, सरफेस पे था, तो यहाँ नहीं ऐसा, ठीक है। सो इसमें पहले दो केस बिल्कुल सेम है, और अगले दो जो हैं, पहले दो केस जहाँ जहाँ आपने हॉलो स्फीयर लिखा होगा वहाँ आपने सॉलिड स्फीयर लिखते जाना, तो ऐसे ही करना है, ठीक है, ठीक है। बाकी कुछ नहीं है इसमें चेंज, बाकी एवरीथिंग इज सेम। बाकी डायग्राम में थोड़ा सा फ़र्क बताया मैंने कि डायग्राम में आपने यहाँ पे ऐसे बनाई थी ना शेल, चार्ज आपने बाहर बनाया था, ऐसे सरफेस पे होता है, लेकिन इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने ये बनाना ऐसे, और फिर आपने अंदर भी चार्ज बनाना, बस इतना सा फ़र्क है डायग्राम में। बाकी वैसे लेना, ये गॉसियन सरफेस वैसे खींचना, यहाँ छोटा सा डी एस ले लेना, ई डी एस बिल्कुल सेम। फ़र्क मैंने बता दिया क्या होगा, सिर्फ यहाँ पे चार्ज उसमें ऐसे दिखाया था, समझे। तो ये था फ़र्क कि अंदर भी दिखाएंगे इसमें चार्ज ही। तो कितनी आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, सेम आएगी। फिर आउटसाइड पॉइंट के लिए क्या आएगी बोलो, वही अभी बार बार पढ़ रहे हैं, 1.4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन व्हाट आर स्क्वायर। सरफेस वाले पॉइंट के लिए क्या आ जाएगी, पहला केस, दूसरा केस स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर लिख देना है, तो आ जाएगी 1.4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन व्हाट आर स्क्वायर। इसमें जो मेन पॉइंट है वो तीसरा है कि अंदर वाले पॉइंट के लिए क्या होगी, ये है इसमें मेन क्वेश्चन। तो थर्ड पॉइंट देखें, फॉर इनसाइड पॉइंट, ये है देखो, ये है मान लो आपका सॉलिड स्फीयर, ठीक है, और ये है इसका सेंटर हो, ठीक है। अब यहाँ पॉइंट है यहाँ, तो इसके सराउंडिंग में गॉसियन सरफेस तो आप ड्रॉ कर ही लो, ठीक है। ये आ गया वो गॉसियन सरफेस। तो ये इस पॉइंट पी के ए छोटा सा एरिया एलिमेंट ले लेते हैं, और ये डिस्टेंस आर पे है, और जो बाहर आपका, और मैंने बताया इसमें हर जगह चार्ज है, अंदर भी पॉजिटिव पॉजिटिव आप बना दें थोड़ा, ठीक है, ठीक है जी। अब आप यहाँ ध्यान से देखें तो गॉसियन सरफेस, ये आपका सॉलिड स्फीयर है, ये सॉलिड स्फीयर है, याद रखें। गॉसियन सरफेस ये है जी एस। अब गॉसियन टोटल चार्ज इसमें डिस्ट्रीब्यूट था, मान लो स्फीयर के अंदर क्यू, कितना था क्यू। बाकी यहाँ एरिया वेक्टर बाहर कोई होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड +1 रखेंगे तो इधर कोई जाएगा वो, तो ई और डी एस, तो वैसे डायग्राम बार बार बन रही है, ई और डी एस एक ही डायरेक्शन में होंगे। सिर्फ इसमें आपने देखना कि अब जो आपका सॉलिड स्फीयर है, ये जो आपका गॉसियन सरफेस है, अब ये इसमें टोटल चार्ज इस स्फीयर में कितना था अंदर, क्यू। तो गॉसियन सरफेस के हिस्से में क्यू नहीं आएगा, क्यू से कम आएगा, वो मान लो क्यू डैश है, तो क्यू डैश लेस देन क्या होगा, क्यू। ये क्यू डैश निकालना टारगेट है हमारा, क्योंकि गॉसियन थ्योरम लगाएंगे तो इज इक्वल टू क्या करते हैं, डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू की जगह क्यू डैश। गॉसियन सरफेस अब क्यू चार्ज एनक्लोज नहीं कर रहा है, कम करेगा ये, क्योंकि इसके अंदर देखो कम ही चार्ज दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है देखो, ये बार वाला, ये थोड़ी आएगा पिक्चर में अब। तो ये हमें लगा, अब इसका मतलब ये हो गया कि इसका वॉल्यूम कितना होता है, इसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर, तो वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। तो वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब में कितना चार्ज है, क्यू, ठीक है। तो इस गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन स्मॉल, तो उसमें निकाल लेंगे 3 लाइनें लिख के। सो फॉर वॉल्यूम, ये है मेन पॉइंट भी इसमें, टोटल वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, चार्ज एनक्लोज्ड वो कितना था, इज इक्वल टू क्यू। फॉर वॉल्यूम 1 चार्ज कितना आ जाएगा, क्यू अपॉन ये रकम 4/3 पाई आर क्यूब। अब फॉर वॉल्यूम कितना निकालना, गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम कितना है, मैं ये बोल रहा हूँ, ये है देखो, ये आर क्यूब, यहाँ छोटा है यहाँ बड़ा है, तो इसके लिए यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा इस रकम का, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये, वो आ जाएगा चार्ज एनक्लोज्ड क्यू डैश इज इक्वल टू, हाँ, क्यू अपॉन क्या था वो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, काटो, ये कट गया, पाई पाई कट गया, तो ये आया अभी क्यू डैश। ये लिखना आपने राइट हैंड साइड में गॉसियन थ्योरम के, क्यू अपॉन कितना, आर क्यूब अपॉन आर क्यूब, ये
कैपिटल आर क्यूब, ये आएगा। ठीक है, तो ये लिखना है आपने। ठीक है, सो अब आपको इस थ्योरम लगा दो, ई डॉट डी एस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट के ऊपर वो कांस्टेंट है, फिक्स है। ठीक है, एक पर्टिकुलर वैल्यू है उसकी, तो क्यू डैश होगा यहाँ ये अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और फिर मैंने बताया कि ये बन जाएगा ऐसे, कॉस जीरो 1 हो जाएगा, ये लिखा नहीं मैंने, कॉस जीरो क्या होता है 1 होता है। और फिर क्यू डैश की वैल्यू लिख देंगे यहाँ पे, व्हाट इज दैट, क्यू छोटा आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब, या क्यू डैश की वैल्यू, और नीचे क्या है एप्सिलॉन नॉट। ठीक है जी, और फिर आ जाएगा ई इंटू टोटल सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस 4 पाई आर स्क्वायर, ये ठीक है, इज इक्वल टू क्यू आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। ठीक है जी, अब यहाँ देखो क्या क्या कटाई ई निकालना है, तो आपके पास यहाँ पे ये आर स्क्वायर तो ख़त्म हो गया, एक आर बचेगा इधर, और 4 पाई चला जाएगा नीचे, तो ई इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन 4 पाई आर क्यूब। ये बचेगा, तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर हुआ। देखो कितना ऐसा रिजल्ट भी आता है। सॉलिड स्फीयर में यदि चार्ज की यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है तो उसके अंदर कोई पॉइंट डिस्टेंस आर पे है सेंटर पे, तो उस डिस्टेंस के डायरेक्टली वेरी करेगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, रखें ध्यान। तो ये आपका लास्ट वाला केस भी ख़त्म हो गया। यदि इसका ग्राफ देखें तो फिर ये इसका सेंटर था और यहाँ से यहाँ तक रेडियस थी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड यदि मैं ऐसे ले लूँ, ये ऐसे ले लूँ, इधर को सेंटर से डिस्टेंस इधर को बढ़ रही है, तो यहाँ तक तो ये आ गया। ठीक है, अब आप देखो जब हम बाहर थे, अभी हम अंदर थे, तो हमने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, तो अंदर ही है अभी पॉइंट है, देखो अभी सेंटर से चले हम इधर, तो अंदर ही है अभी। ठीक है, तो अंदर फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, तो फिर ग्राफ कैसे आएगा, ग्राफ आएगा ऐसे। ठीक है, ये क्योंकि इसमें ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, आर बढ़ेगा तो ई भी बढ़ेगा। ठीक है, थर्ड वाला पॉइंट जो था अंदर वाला पॉइंट, ये फिर सरफेस पे मैक्सिमम हो जाती है, मैंने बताया था ये, तो ये सरफेस वाला पॉइंट आ गया ये। ठीक है, उसके बाद फिर बाहर, बाहर में इधर को तो फिर डिस्टेंस जो आपकी सेंटर से बढ़ रही है, तो फिर बाहर वाले पॉइंट के लिए मैंने बताया था ये, तो फिर ऐसे आ जाएगा, इसमें ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है आर स्क्वायर है, तो ऐसे आपका ग्राफ आ जाएगा। और सरफेस वाला पॉइंट ही आ गया भैया, सरफेस वाले पॉइंट के लिए ये है, वो आपको पता ही है, ये पहला केस था, ये तीसरा है, और दूसरा आपको पता ही है कि वो ये कितना था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे कितना था रेडियस, उसमें शेल का था आर स्क्वायर ये। ठीक है, सो सरफेस वाले पॉइंट के लिए आ जाएगा। तो ये ग्राफिकल वेरिएशन हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे डिस्टेंस के साथ वेरी करती है, सेंटर से डिस्टेंस यदि बढ़ रहा है इन केस ऑफ नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। ओके, सो उसके बाद फिर लास्ट में से किसी ने न्यूमेरिकल पूछ लिया कि एक क्यूब है, उसके सेंटर के ऊपर चार्ज क्यूब 1 कूलम मैंने क्लोज करा है, उसने क्यूब जो है वो क्लोज्ड बॉडी है, चार्ज कितना क्लोज करा है 1 कूलम। तो ये बताओ कि कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स वहाँ से जनरेट होगा। तो क्यूब में कितने फेसिस होते हैं, 6 फेसिस, क्लोज्ड बॉडी है ये, तो फिर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या बताया मैंने, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ आपने क्यू की जगह 1 कूलम भर देना, तो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भर दो 8.854 इंटू 10⁻12, और यहाँ फ्लक्स का आपने यूनिट लिख देना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो क्यूब से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट होगा, इतनी इलेक्ट्रिक लाइंस निकलेंगी क्यूब से, इतनी 6 फेसों से। एक फेस से पूछी तो फिर आपने बटा 6 कर देना इसका, ऐसे सिंपल से न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्यूब थी ना, क्यूब के सेंटर के ऊपर मैंने बोला कितना चार्ज एनक्लोज्ड है 1 कूलम, मतलब क्यूब ने कितना चार्ज एनक्लोज करा हुआ है 1 कूलम, और कहाँ है वो सेंटर पे, क्यूब के सेंटर पे है, तो 6 फेसों से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा, तो क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यूब की साइड जो मर्जी हो, 2 मीटर हो 10 मीटर हो, साइड यहाँ आती नहीं है, साइड का कोई लेना देना नहीं है, क्यूब छोटा है बड़ा है वो चीज़ मैटर नहीं करेगी यहाँ,
सिर्फ यहाँ ये देखना चार्ज कितना है डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, उतनी इलेक्ट्रिक लाइंस नॉर्मली निकलेंगी, ठीक है। क्यूब से और कोई आ जाएंगी यूनिट, मतलब उतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स 6 बेसिस से गुजरेगा, क्रॉस होगा। तो एक फिर से पूछेंगे तो ये इस लाइन का हमने बटा 6 करते हैं, ठीक है। सो अब थोड़ा इसका PDF देख लें फटाफट। इसका PDF बड़ा सिंपल है, सिंपल चैप्टर है ये एक्चुअली। गॉसेस थ्योरम बार बार लगती है, बस थोड़ा सा ध्यान इसमें ये देना है कि सो ये देखो एरिया वेक्टर मैंने बताया था, ठीक है। सो एरिया वेक्टर जो है वो यहाँ पे ये आ गया, देखो ये यहाँ ये S लिखा है, आप DS वेक्टर करें क्योंकि यहाँ DS की बात हो रही है ना अभी। और ये N है भैया, ये N है, N कैप, ठीक है। तो एरिया वेक्टर आ गया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैंने बताया कितनी इलेक्ट्रिक लाइन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू एन एरिया हेल्ड इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो नॉर्मल डायरेक्शन में कितनी निकल रही हैं, समझाया मैंने सारा आपको। ये डायग्राम भी बता दिया मैंने कि इस छोटे से एलिमेंट्री एरिया से कितना फ्लक्स निकलेगा, इतना निकलेगा ये EDS cos थीटा। तो इस टोटल से कितना निकलेगा, इंटीग्रेट कर दो, ये आ जाएगा, इंटीग्रेट इट ओवर क्लोज सरफेस ऐसे। फिर इसका यूनिट बताया, डायमेंशनल फार्मूला बताया। गॉसेस थ्योरम बताई कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स क्यू, ठीक है। फिर एक चार्ज लिया और प्रूफ दिया इसका गॉसेस थ्योरम का। फिर इसके सराउंडिंग में क्या है, गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, और E और DS एक ही डायरेक्शन में। और फिर E की वैल्यू यहाँ आपको आती है, एक चार्ज क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस R पे ये होती है। फिर E की वैल्यू आपने गॉसेस थ्योरम के लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर देनी है, लेफ्ट हैंड साइड है, E की वैल्यू भरिए। और फिर ये DS cos थीटा बचेगा, यहाँ पे cos 0 हो जाएगा, ये और DS एक ही लाइन पे चल रहे हैं, ठीक है जी। और फिर आपका आंसर आ गया। कूलम्स लॉ प्रोड्यूस करना है तो मैंने सिंपल सा बताया कि यहाँ आपने ये रख देना एडिशनल मास Q0, और ये जो इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यहाँ ये गॉसेस थ्योरम लगा के निकालनी, ऐसा नहीं बोलना कि मेरे को पता है। गॉसेस थ्योरम को यूज़ करके कूलम लॉ निकालना है ना, तो ये देखो गॉसेस थ्योरम लगी है, देखो लिखनी पूरी, सॉल्व करना। और यहाँ से क्या निकाला फिर मैंने, ये और DS जो एक लाइन पे जा रहे हैं, ये DS टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा गॉसियन सरफेस का, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपको याद है वो आ जाएगी। देखो जैसे ही आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता लग गई तो फोर्स कितना लगेगा टेस्ट चार्ज पे जो रखा वहाँ पे Q0 ही, ये देखो, ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लगी पता, यहाँ Q0 को कितना झटका लगेगा, इधर को लगेगा F इज इक्वल टू Q0। E की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, कूलम्स लॉ आ जाएगा। फिर हमने बोला कि एप्लीकेशन पार्ट में बोला कि लाइन चार्ज है आपके पास, ये देखो, तो ये लाइन के ऊपर ये Q, तो इसमें फिर गॉसियन सरफेस सिलिंड्रिकल होगा। इसके कितने हिस्से कर दिए, 2 सर्कुलर कैप पे हो गई 1 2, और ऊपर को क्या हो गई 3 हो गई। इन दोनों पे एंगल 90 बनेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ क्रॉस नहीं होगा तो थर्ड से होगा क्रॉस, ठीक है। और इसकी लैम्डा फिर हमने सिग्मा चार्ज, लैम्डा को क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी ले ली, ठीक है। सो ये देखो ये आ गया। फिर Q की जगह हमने बताया आपको कि क्या लिखना है, ये Q इज इक्वल टू, ये देखो ये बन जाएगा CSA ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। और फिर मैंने बोला Q क्या होता है, क्योंकि लैम्डा होता है Q/L, सो यहाँ Q इक्वल टू लैम्डा L। फिर लैम्डा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, यहाँ लिख दें, लिखा नहीं है कहीं भी, फिर लैम्डा इज इक्वल टू लीनियर चार्ज डेंसिटी, फिर लैम्डा इज इक्वल टू लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये लिख दें, भी लिखा नहीं है यहाँ, लीनियर चार्ज डेंसिटी कहीं लिखा है इसमें, यहाँ लिख दें लैम्डा क्या है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। फिर मैंने इसका ग्राफ भी बताया था कि वो ऐसे आ जाएगा, वीडियो देख लें, इसका ग्राफ भी बनाए, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो तो फिर कैसे आता है, ऐसे आता है ऐसे। फिर ये लाइन जो है अभी शीट बन गई, देखो शीट पे आ गया, शीट में भी गॉसियन सरफेस सिलिंड्रिकली होगा, तो शीट से इलेक्ट्रिक फील्ड और इन दोनों सरफेसों पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स गुजरेगा, इससे नहीं गुजरेगा। यहाँ पर किसने गलती की है, इधर को E वेक्टर जरूर बनाया है, E वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को है, ये 90 डिग्री एंगल बन जाएगा, ठीक है। 90 डिग्री है तो फिर यहाँ से फ्लक्स गुजरेगा, E वेक्टर बना लें यहाँ को, ठीक है। सो फिर सेम ही था आर्टिकल, तो इसमें 2 सरफेसों से गुजरा, सर्कुलर कैप्स का दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ये देखो ये छोटा सा एरिया एलिमेंट है DS, इस टोटल सरफेस एरिया को यदि मैं ऐसे बोल लूँगा
तो फिर यहाँ भी सेम ही सिचुएशन है, तो इसको भी मेरे को ऐसे बोलना पड़ेगा। सो फिर मैंने यहाँ देखो ऐसे ऐसे लिख दिया ये, ठीक है। और फिर यहाँ से मैंने वैल्यू निकाल दी, याद ही रखनी है वैल्यू। ये डिस्टेंस आर ऑब्जर्वेशन पॉइंट का क्या है सीट से, उसके ऊपर ये डिपेंड नहीं करती। ई डायरेक्टली वो छोड़ो सिग्मा होता है, सिग्मा और उसमें ग्राफ बनाया तो स्ट्रेट लाइन आएगा, उन्होंने बताया वीडियो में, ठीक है। फिर हमने शेल की बात की कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन ड्राइव करो फॉर थिन स्फेरिकल शेल, और वो चार्ज होनी चाहिए, कंडक्टिंग होना चाहिए स्फीयर, ठीक है। तो फिर हमने बोला कि इसका गॉसियन सरफेस ही आ गया। और आउटसाइड पॉइंट के लिए मैंने बताया, इस पॉइंट के लिए हम मानेंगे कि सारा का सारा चार्ज कहाँ है, सेंटर पे है क्यू, ठीक है जी। और फिर गॉसियन थ्योरम लगा दी और फिर ई निकाल देना यहाँ से, जैसे हमने कूलम्स लॉ रिड्यूस किया था ना, पैसे निकाला, देखो सेम ही आएगा। सरफेस पॉइंट के लिए स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर लिख देंगे, लिख दिया। और फिर यहाँ सिग्मा को इंट्रोड्यूस करना है आपने, तो सिग्मा होता है क्यू पॉइंट क्या भाई 4πr² ये, ठीक है। तो क्यू निकालो यहाँ से और यहाँ पुट कर दो ये, तो ये सिग्मा के रूप में एक्सप्रेशन आ जाएगा, सिग्मा पॉइंट साइन। और अंदर चले जाएँ तो ये आ गया गॉसियन सरफेस, अंदर कोई चार्ज नहीं है, सिर्फ कंडक्टर के इनसाइड चार्ज नहीं होता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अंदर क्या आएगी, जीरो आएगी। गॉसियन सरफेस भी ड्रॉ करेंगे और ये वो लास्ट में लिखेंगे कि यहाँ क्यू क्या है, जीरो है, तो ये जीरो आ गई। सॉलिड स्फीयर ये है, मैंने बताया इसमें अंदर होता है चार्ज, ये बना देना अपने अंदर, ठीक है। और पहले दो पॉइंट सेम आएंगे, ये देखो पहला, और सरफेस वाले पॉइंट के लिए स्मॉल आर की जगह क्या हो जाएगा, कैपिटल आर, ये देखो, ठीक है। और इसमें भी वैसे सिग्मा की वैल्यू ऐसी है, सिग्मा को वैसे करना है यहाँ आंसर। और फिर साइड पॉइंट की यदि हम बात करें, यहाँ पे सिग्मा जो है ना, ध्यान सुने, यहाँ सिग्मा नहीं आएगा, ये वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये गलत हो गया यहाँ, ध्यान सुनेंगे। ये आ गया ना आपका, ये इतने रखें यहाँ पे, आगे नहीं करना है, ये डोंट डू दिस, क्योंकि वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें सिग्मा का कॉन्सेप्ट थोड़ी आएगा, सो ये ध्यान रखें, ठीक है। ये लिखें सिर्फ स्मॉल आर की जगह, यहाँ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आएगी रो, ठीक है। सो यहाँ पे सिग्मा की बात नहीं आपने करनी है, फिर गलत कर लिख दिया यहाँ पे इसको आप, क्योंकि होमवर्क दिया गया था तो ये ऐसे ही पीछे से देख के लिख दिया सारा, ये नहीं आएगा, काट दें इसको, सिर्फ यहाँ लिखे स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर, दैट्स ऑल। और अंदर वाले पॉइंट के लिए मैंने बताया कि अंदर वाले पॉइंट के लिए फिर थोड़ी, अंदर वाले पॉइंट के लिए देखो, ये गॉसियन सरफेस गुजर रहा है अंदर वाले पॉइंट से, फिर इस वॉल्यूम में चार्ज पता करना पड़ेगा कितना है, क्यू डैश, टोटल जो है स्फीयर में वो कितना है, क्यू है। सो क्यू डैश निकालने के लिए हम 3 लाइनें लिखती हैं, इतने वॉल्यूम के लिए, इतने वॉल्यूम के लिए क्यू है, एक के लिए इतना हो जाएगा, और जो गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम है उसके लिए इतना हो जाएगा, ठीक है जी। ये आगे देखो क्यू डैश, तो ये लिखना आपने अब राइट हैंड साइड में, ये देखो ये लिख दिया। और फिर देखो फिर ई डायरेक्ट के पोर्शन टू आर आ गया, उसका ग्राफ भी मैंने वीडियो में बताया, वो बना लेंगे आप ग्राफ भी, ठीक है जी। सो ओके, फिर आज के लिए इतना ही।